सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉज ऑफ मोशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ बहुत बेसिक बातों पर डिस्कशन किया था, जैसे इनर्शिया किसे कहेंगे, मोमेंटम का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है और मोमेंटम को वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें और सिस्टम का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करें। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा कि रियल और फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो वी नो दैट के नेचर में अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी फाइंड देयर आर ओनली फोर सच टाइप ऑफ फोर्सेस, नेमली ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड देन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सभी बातों पर एक डिटेल डिस्कशन हमारा प्रीवियस लेक्चर तक हो चुका है। अब आज की क्लास में भी हम कुछ एसेंशियल बेसिक्स को कवर करेंगे, and once we are completed with these basics, then we will start with the laws, Newton's laws of motion actually। अब इस क्लास में हम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स ऐसी एक हेडिंग देते हुए अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेस और कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो हम मैकेनिक्स में यूजुअली यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। जैसे बात को कंटिन्यू करने से पहले अगर मैं थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन की बात करते हैं। कई बार हम स्प्रिंग्स का यूज करते हैं और स्प्रिंग में आने वाले रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। फ्रिक्शन का फोर्स आ जाएगा, ऐसे फोर्सेस जो फील्ड की वजह से डेवलप होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन या मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्ज की वजह से जो आते हैं। या कई बार हम सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से उस पर आने वाले फोर्सेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से कॉमन फोर्सेस हैं जो मैकेनिक्स में हम यूजुअली यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं। आज की क्लास में इस पर हम डिस्कशन करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि जब हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो हमें ये बात क्लियरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तभी तो हम उसके लिए एक्सेलरेशन और फोर्स की कंडीशन को ठीक से इक्वेशन के मैनर में लगा पाएंगे। अब कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के अंडर मैं सबसे पहला जो फोर्स आपके सामने पुटअप करना चाहता हूं वो है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स, अब देखिए अक्सर हमारा ये मानना होता है कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है और फोर्स लगाती है तो देयर इज अ कांटेक्ट कमिंग इन बिटवीन, है ना। जैसे आपने किसी चीज को पुश करना है या पुल करना है, ओके, या किसी चीज को लिफ्ट करना है, तो जब तक आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, टच नहीं करते हैं आप उसको, तब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। तो हमारा जनरल जो परसेप्शन है फोर्स के बारे में वो यही है कि फोर्स लगाने के लिए हमको बॉडी के साथ टच करना पड़ेगा। लेकिन जब हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी देखने मिलती हैं जिनमें दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनमें फोर्स आ रहा है। अ वेरी सिंपल एग्जांपल इफ आई गिव यू, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव और बस इसकी सराउंडिंग में हमने एक दूसरा नेगेटिव चार्ज रख दिया। जस्ट इमेजिन करें, तो वी नो वेरी वेल कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स डेवलप हो रहा है, जो इन दोनों पर एक जैसा डेवलप होगा, मतलब इस चार्ज की तरफ से और ये दूसरे वाले चार्ज की तरफ से, लाइक दिस एक अट्रैक्शन वाला फोर्स इन दोनों में डेवलप होगा। इस फोर्स के बनने के लिए, इस फोर्स के डेवलप होने के लिए दोनों चार्जेस में कोई टच या कांटेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी ये फोर्स आ गया। एक और एग्जांपल के जरिए अगर हम यहाँ पे समझें, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मास है m और इसके नजदीक एक दूसरा मास है m। फॉर एग्जांपल छोटे बड़े दो मासेस हैं या अर्थ प्लैनेट का रेफरेंस ले लें आप, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों मासेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड वी कॉल दैट पर्टिकुलर अट्रैक्शन एज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो इनमें भी फोर्स डेवलप हो रहा है, जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, नेसेसरीली टच नहीं कर रही हैं। टच करें भी तो भी फोर्स आएगा, टच नहीं भी करते हैं तब भी फोर्स आता है। तो एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे हिट करता है कि ये फोर्स आया कैसे।
क्योंकि हमारा जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि फोर्स को डेवलप करने के लिए, फोर्स को लगाने के लिए हमें सामने वाली बॉडी के साथ एक कांटेक्ट डेवलप करना होता है, उसके टच करना होता है। तो यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, फिर भी फोर्स आ गया। तो अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें एक छोटा सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा। वो ये है कि मान लें जब भी कोई एक मास हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल हम दिखाते हैं। तो ये मास क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन एस्टेब्लिश कर लेता है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड एस्टेब्लिश कर लेता है जहां पर इस मास का इन्फ्लुएंस होता है, इस मास का प्रेजेंस होता है, जहां पर इस मास की वजह से फोर्सेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं फील्ड। अब अगर ये मास है तो हम इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर ये चार्ज है तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट है तो हम इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फील्ड की खासियत क्या होती है, तो इस पूरे रीजन में इस मास का या इस चार्ज का या इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस, उसकी पहुंच, उसकी पकड़, उसका प्रेजेंस वहां डेवलप हो रहा होता है। जैसे आम जुबान में कहें तो उसकी धाक बनी हुई है वहां पे। इस पूरे रीजन में जो है ना, वो चार्ज जो है वहां का बॉस है, ऐसे समझ लें आप, या मास जो है उस पूरे रीजन का बॉस है। अब जैसे ही इस रीजन के अंदर कोई दूसरा मास एंटर करता है, जैसे ही एंटर करता है तो ये मास इस दूसरे मास के साथ इंटरेक्शन डेवलप करता है और फोर्स आ गया। तो इसने क्या किया था, अपनी पूरी प्रॉपर्टीज को जो है ना इस पूरे रीजन में फैला दिया था। ठीक है, अपने प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को, अपने यू में से इन्फ्लुएंस को इस पूरे रीजन में फैला दिया था। जैसे ही कोई दूसरा मास इसके अंदर आ गया, इस फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और फोर्स बन गया। हाँ, अगर ये मास इस रीजन से बाहर है तो इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है। तो इस तरीके से डेवलप होने वाले फोर्सेस को हम कॉल करते हैं फील्ड फोर्स, जिसमें एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फोर्स के डेवलप होने के लिए, फोर्स के अप्लाई होने के लिए दोनों बॉडीज में कांटेक्ट होना चाहिए या कांटेक्ट बने, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। बिना कांटेक्ट के भी फोर्स डेवलप हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फील्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन। एग्जाम्पल काफी क्लियर है, ग्रेविटेशन, या एक दूसरे एग्जाम्पल को हम यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बात समझ आ गई है? यस। यस सर। अब आइए सेकंड कैटेगरी पे हम बात करते हैं, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में। पहले तो हो गई फील्ड फोर्स, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में। अच्छा, इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। वी हैव ग्रेविटेशन एज अ सेपरेट चैप्टर, वी हैव मैग्नेटिज्म एंड द चार्जेस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज अ सेपरेट चैप्टर, तो वहां पर बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम बस एक बेसिक आइडिया यहाँ पे डेवलप करने की भाई फोर्स ऐसे भी लग सकता है। आइए सेकंड कैटेगरी में हम देखते हैं कि ऐसे फोर्सेस जो कांटेक्ट की वजह से आ रहे हैं। ठीक है ना, द फोर्सेस ड्यू टू कांटेक्ट, जहां पर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करता है और फिर वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रेस करते हैं, या एक दूसरे को पुश या पुल, किसी तरीके का इंटरेक्शन डेवलप करते हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेस में देयर आर टू टाइप्स। पहला टाइप है नॉर्मल फोर्स। ओके, इसमें पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, या उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब आइए इसे समझते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। मान लेते हैं कि किसी एक सरफेस पर, इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है मान लें, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने एक ब्लॉक को रखा। जस्ट इमेजिन करें, एक ब्लॉक को हमने रखा, तो हम देखेंगे कि ये ब्लॉक और ये सरफेस एक दूसरे के साथ एक कांटेक्ट डेवलप कर रहे हैं, और इनके कांटेक्ट होने की जगह ये है जिसको मैंने अभी रेड किया। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है इसका वेट इसके सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया जाएगा। अब ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वेट इज ऑलवेज शोन वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट के बारे में कभी कोई सेकंड ओपिनियन आप नहीं बनाओगे। वेट एक्ट होगा सेंटर से एंड इट विल बी शोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा केस नहीं है इसमें। वेट के बारे में फंडामेंटली याद रखना है आपने, एक्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बेसिकली हम और ज्यादा करेक्टली बोलेंगे देन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हम उतना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ तो जाएंगे नहीं, हम बस बताएंगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब इस बॉडी का वेट इस सरफेस पे पड़ रहा है,
तो जैसे ही इस बॉडी का वेट इस सरफेस पे गिरेगा, तो सरफेस रिएक्शन में एक फोर्स डेवलप करेगा। सरफेस जो है रिएक्शन में एक फोर्स डेवलप करेगा, जिसे कांटेक्ट वाले सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये फोर्स हमें ऐसे दिखाना है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, या इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसकी कंडीशन याद रखिए, ये नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन उसी वक्त आएगा जब बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही होंगी, कांटेक्ट कर रही होंगी, नंबर एक। नंबर दो, नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कोई दूसरा सेकंड ओपिनियन इसमें नहीं बनेगा। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ओके, अब इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आप अपने घर पे कर सकते हैं, प्रिकॉशंस के साथ। मान लीजिए आपने एक नेल लिया, ठीक है, एक नेल जैसे आपने ऐसे टेबल पे वर्टिकल रखा, लाइक दिस, और अपना हाथ लेकर के आप उस नेल पर प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो अपने हाथ से आप वेट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, आपको नॉर्मल फोर्स फौरन समझ में आ जाएगा। करेक्ट है? नॉर्मल फोर्स की यस हो जाएगी। यस सर। तो जैसे ही कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस को टच करता है, दोनों एक दूसरे को प्रेस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टचिंग। जैसे ही टच हुआ, दोनों एक दूसरे को मान लो प्रेस कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे। अब यहां पे मैं कहूं ना कि ये ब्लॉक की वजह से सरफेस पे नॉर्मल फोर्स mg है, और सरफेस की वजह से ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स n है। ये मामला हो सकता है। अब इसमें और एक बात समझे, सपोज किसी गिवन सिचुएशन में ना सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि इंक्लाइन है, ऐसे तिरछा है। अब आपने क्या किया, इस पे ब्लॉक रख दिया, लाइक दिस, यू कीप अ ब्लॉक, ऐसे आपने इस पे ब्लॉक रखा। अब आपको दिखाना है वेट, इस सिचुएशन में आपको दिखाना है वेट, तो आप वेट बिल्कुल उसी तरीके से दिखाओगे जैसे पहले दिखाया था, सेंटर से एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट के बारे में कोई सेकंड ओपिनियन आप नहीं बनाएंगे, आप हमेशा वेट को वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिखाओगे। सरफेस जैसा भी हो, ऑब्जेक्ट्स जैसे भी रखे गए हों, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब देखिए इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस कहां है, तो ये है इसका कॉन्टैक्ट सरफेस, यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब आपको पता करना है कि नॉर्मल फोर्स कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स कैसा है। तो आपने यूं दिखाना है, ध्यान से देखें, मैं सेंटर से ही दिखा रहा हूं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे दिखाएं सेंटर से तो भी। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। सिर्फ मुझे एक बात याद रखनी है कि नॉर्मल फोर्स का जो एरो है, जो उसका वेक्टर है, वो कॉन्टैक्ट सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर आना चाहिए, लाइक दिस। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब जरूरत पड़ने पर हम कभी कभी क्या करते हैं, इस नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, उसकी बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। ये धीरे धीरे हम आगे समझ लेंगे। क्या आपको नॉर्मल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। छोटे 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 एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल आसान आसान एग्जांपल। पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पुटअप कर देता हूं ताकि आप अपने नोट्स को बाद में कंप्लीट कर सकें। तो कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे आएगा, नॉर्मल फोर्स इज अ डिपेंडेंट फोर्स, इट कम्स इन रोल व्हेन द सरफेसेस प्रेस ईच अदर, रादर प्रेस की जगह मुझे यहाँ लिखना चाहिए द सरफेसेस कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और ये हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर होगा कांटेक्ट सरफेस पर। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, आप बताएं मुझे कि नॉर्मल फोर्सेस कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी दीज एग्जांपल्स। जैसे ये एक टेबल है, अब टेबल को आपने फ्लोर पे रखा है, आपको बताना है इसमें नॉर्मल फोर्स कहाँ आएंगे। तो ये टेबल के जो लेग्स हैं, ये फ्लोर पे टच कर रहे हैं और नॉर्मली टच कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलरली, सीधे। आप अगर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं, तो इसका नॉर्मल फोर्स ऐसे आ जाएगा, इस वाले का नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा, इस वाले का नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा, इस वाले का नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा। गेटिंग इट? क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट्स है। अगर ये टेबल एम्प्टी है, खाली है, तो ये चारों के चारों नॉर्मल फोर्स बैलेंस्ड कंडीशन में इक्वल होंगे। करेक्ट है ना? क्योंकि चारों लेग्स पर एक जैसा प्रेस पड़ रहा होगा, चारों की तरफ से फ्लोर पर एक जैसा प्रेस आ रहा होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि हमने क्या किया, कुछ बुक्स यहां रखे, ये मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स रख दिए लाइक दिस, यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रख दिए। अब बुक्स का वेट इस कॉर्नर पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ये जो नॉर्मल फोर्स है N3, और ये जो नॉर्मल फोर्स है N1, और ये जो नॉर्मल फोर्स है N2, और ये जो नॉर्मल फोर्स है N4, इनमें सबसे ज्यादा नॉर्मल फोर्स N3 का है। क्यों?
जरा सोचिए क्यों? बुक्स का वेट वेट यहाँ ज्यादा हो गया, बुक्स का वेट ज्यादा हो गया तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो गया। अब मान लीजिए ये बुक से जो है ना सिर्फ 4-5 किलो के हैं, लेकिन हमने क्या किया, ये टेबल के दूसरे कॉर्नर पे एक बंदे खड़ा कर दिया, हमने बोला भाई खड़े हो जाए यहाँ पे, स्टैंड ऑन द टेबल। अब ये है 40-50 किलो का, इसको हमने कॉर्नर नंबर 2 पे खड़ा कर दिया, तो सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन किसका आएगा? N2 जितना ज्यादा ऊपर से आ रहा होगा, जितना ज्यादा वेट ऊपर से लग रहा होगा, जितना ज्यादा प्रेस ऊपर से लग रहा होगा, उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा। दैट इज वाई हमने बोला कि नॉर्मल फोर्स जो है ना एक डिपेंडेंट फोर्स है। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि प्रेस कितना पड़ रहा है, कंडीशन ऑफ वेट कितनी आ रही है उस पर। ज्यादा आएगी तो नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा, कम आएगी तो कम आ जाएगा। सो सिंपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आप कोशिश करें यहां पे नॉर्मल फोर्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना पाओगे? यहां पे बेटा यहाँ पे दो नॉर्मल लगेंगे। एक नॉर्मल जो है ना इस तरफ लगेगा, यहाँ ये ऐसे, मैं इसे N1 बोलता हूं, और दूसरा नॉर्मल यहाँ वॉल की तरफ लगेगा, मैं इसे N2 कॉल करता हूं। जहां जहां टच हो रहा है वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन आएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। क्योंकि ये अगर रॉड या कोई लैडर है तो ये दीवार को ऐसे प्रेस कर रही होगी इस तरफ, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट यहां रेस्टिंग कंडीशन में है तो यहां एक नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में फंडामेंटल बात याद रखें, कॉन्टैक्ट सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसे। दैट्स इट। वैसे हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आगे, होपफुली। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये कंसेप्ट्स और ज्यादा इजी अप्लाई करने का मतलब आप कह सकते हो एक फन मिलेगा, एक प्लेजर मिलेगा कि भाई कितनी आसानी से हम चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए, अब इस 1 वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ जाएगा, इसे हम कहेंगे N1। और जो सेकंड पॉइंट है ना बेटा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। फर्क समझ आया आपको? इस तरीके से टच करने और इस तरीके से टच करने में फर्क है। यहाँ सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। गेटिंग इट राइट? यस। अच्छा अब यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा, इस तरफ, इस सिचुएशन में देखें। अब यहाँ आप मुझे पहले तो ये बताएं कि कितनी जगह टच हो रहा है। देखिए मैं बनाऊं नॉर्मल रिएक्शन इधर, 4 इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर, ए का बी पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, और बी का ए पर नॉर्मल रिएक्शन इधर। तो इधर टोटल 4 नॉर्मल रिएक्शंस कमिंग ऑन ट्रेड। ए के वेट की वजह से ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बी के वेट की वजह से ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ए और बी एक दूसरे को टच करने हैं, जस्ट टच भी हो गया तो नॉर्मल डेवलप हो गया, बस इतना समझ लो आप। ओके हाँ, वो मोशन की कंडीशन में जाने के बाद हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि टच हो रहा है लेकिन नॉर्मल 0 है, लेकिन वो मोशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि भाई एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, तो हम दोनों का आपस में नॉर्मल बता सकते हैं। अगर मैं और कंटिन्यूटी में यहाँ बताना चाहता हूं तो हमें लिखना चाहिए ये नीचे वेट ऑफ ए, ये इधर वेट ऑफ बी, इस वाले का नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफ ए, इस वाले का नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफ बी, और ये आपस में इंटरनल नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे ऑन बी ड्यू टू ए एंड दिस विल बी ऑन ए ड्यू टू बी। अच्छा ये दोनों जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि ए जितना नॉर्मल रिएक्शन बी पे लगाएगा एग्जैक्टली उतना ही नॉर्मल रिएक्शन बी ए पे लगाएगा। ये बात याद रखें। तो इस तरीके के नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। लेकिन अगर सरफेस इंक्लाइन है तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि n इज इक्वल टू एम जी। एन तो इधर आड़ा तिरछा जा रहा है, mg नीचे जा रहा है, हम नहीं बोल सकते यहाँ पे। हाँ लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg। इस सिचुएशन में हम जरूर बोलेंगे कि n इज इक्वल टू mg, लेकिन इस सिचुएशन में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg। नो, रादर हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ओके आ रही है बात समझ में? यस सर। अच्छा अब यहाँ के कुछ नॉर्मल रिएक्शंस देखें, इस पर आप बताएं नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा। ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, वैसे चलें फिर एक बार करते हैं। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा नीचे, इस पे मैं नॉर्मल रिएक्शन अगर बनाता हूं तो वो नॉर्मल रिएक्शन जाएगी इधर। अब इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स बना सकता हूं। आप ध्यान से देखें कैसे। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसे मैं दो अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूंगा, एक इधर और एक इधर, ऐसे।
ठीक है, आई एम जस्ट स्प्लिटिंग इनटू कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं ना, वैसे। अब यहां का जो अंदर की तरफ का जो एंगल है, ये वाला, ये वाला, ये होता है थीटा। हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। जस्ट इमेजिन करें कि ये सरफेस अगर मैंने नीचे उतार लिया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन सीधा होता 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 क्या ये पिंक लाइन की तरफ जाएगा? Yes. हाँ, जस्ट इमेजिन करें ये सरफेस सीधा हो रहा है। अगर ये सरफेस सीधा हुआ तो नॉर्मल भी सीधा हो जाएगा। तो ये सरफेस जितना ऊपर उठा है, जितने एंगल से ऊपर उठाया गया है, ये नॉर्मल भी उतने ही एंगल से झुका है। ये लॉजिकल प्रूफ है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी दिया जा सकता है, बट एट द एंड मैं कहूंगा कि ये याद रखें कि इस सिचुएशन में यहाँ पे थीटा आता है। अच्छा, अब बताओ तो अगर इधर थीटा आ गया, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, क्या नाम है इसका? And cos theta. And cos वेरी theta. गुड, शाबाश, Cos theta. वेरी गुड, परफेक्ट। और ये हॉरिजॉन्टल वाला? And sin theta. And आप देख सकते हैं कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये करेक्ट हो गया, बिकॉज n cos थीटा और mg दोनों वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट। ऐसा हो yes. सकता है कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg इन अ गिवन सिचुएशन, बट वी कैन नॉट से n इज इक्वल टू mg। हाँ, n इज इक्वल टू mg हम जरूर बोल सकते हैं जब हॉरिजॉन्टल पे हैं। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे आप बताएं नॉर्मल कैसे आएगा। यहाँ पर तो काफी सारे नॉर्मल आने वाले हैं, देखें आप। अब कौन कौन से नॉर्मल आएंगे देखें। सबसे पहले तो ये 5. इधर, फिर ग्राउंड से ऊपर, इसका 5. मैं ऐसे ही नीचे की तरफ बता देता हूँ, वेट ऑफ ए। इसका वेट भी मैं ऐसे नीचे बता सकता हूँ, हालांकि ये फंसा हुआ है बीच में, ग्राउंड पे टच नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इस पे कोई वर्टिकल नॉर्मल नहीं आएगा। ठीक है ना, ये तो मैंने लिख दिया कि एन ऑफ ए। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा एन ऑफ बी? सोचो तो जरा। No. नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई टच नहीं है। तो ये जो मैंने बताया ना, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। ऐसे नहीं होगा। जहां ये टच करेगा, जहां ये कांटेक्ट करेगा, वहीं नॉर्मल आएगा। ये बात आपने दिमाग में बिठाना है। अब इन दोनों में आपस में नॉर्मल आएगा ऐसे और ऐसे, और ये वॉल की तरफ से एक नॉर्मल आएगा ऐसे। तो टोटल 1 2 3 4 5 इतने नॉर्मल्स यहाँ पे डेवलप होंगे। ठीक है, ये दोनों वेट का रेफरेंस बना रहे होंगे। ये जो इंटरनल नॉर्मल एक दूसरे के स्फीयर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। दे आर इक्वल, इनफैक्ट इक्वल एंड अपोजिट। तो दिस इज सम बेसिक आइडिया रिगार्डिंग नॉर्मल फोर्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कांटेक्ट फोर्स है, मतलब हम कांटेक्ट फोर्स पर बात कर रहे थे, और कांटेक्ट फोर्स की पहली कैटेगरी नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। अगला जो कांटेक्ट फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत काम का फोर्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन इट। आगे चल के लॉज ऑफ मोशन की कंटिन्यूटी में एक चैप्टर हमको इसमें कंटिन्यू करना है, इसमें पढ़ना है, और फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक आइडिया समझते हैं। मान लें कि अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल फ्लोर इमेजिन करें, कंसीडर करें, और ऐसे सोचें कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि ये एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, ये कांटेक्ट डेवलप कर रहे हैं। और फ्रिक्शन फोर्स भी उसी वक्त आएगा जब कांटेक्ट डेवलप होते हैं। फील्ड फोर्स में कभी फ्रिक्शन नहीं आएगा, कांटेक्ट डेवलप होंगे तो ही फ्रिक्शन आएगा। अब वैसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे हमको ऐसा लगेगा कि सरफेस तो स्मूथ है, सरफेस काफी स्मूथ है। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करें, मान लें इसका मैंने थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन लिया, और छोटे से पोर्शन को अगर मैंने बड़ा करके देखा, ये मैं इसे बड़ा करके देख रहा हूं, लाइक बड़ा करके देख रहा हूं, तो ये जो दोनों सरफेसेस है ना, ये ऐसे उबड़ खाबड़ रफ है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है ना, ये ऊपर वाले ब्लॉक के सरफेस रफ है, ऐसे ये ऐसे रफ है। इनके सरफेस रफनेस की वजह से क्या हो जाता है कि ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। दे गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे में फंस जाते हैं। अब अगर मैं एक अटेम्प्ट करता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं किसी तरीके से इस ब्लॉक को मूव करा लूं, ठीक है, यहां पे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं कि इसका मोशन हो, उसको खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, व्हाटएवर यू से।
तो ये इंटरलॉकिंग क्या करेगा, हमारे इस मोशन के अटेम्प्ट को या मोशन के होने को अपोज करेगा। करेक्ट है बात? क्योंकि कोई चीज ऐसे अंदर अगर एक दूसरे में फंसी हुई है तो उसको खींच के बाहर निकालने थोड़ा सा अपोजिशन तो हमको फील करना पड़ेगा ना। Yes. sir. जो अपोजिशन आ रहा है, जो इंटरलॉकिंग की वजह से आ रहा है, और उस वक्त आ रहा है जब हम मोशन करने की कोशिश कर रहे हैं या मोशन हो रहा है, या तो मोशन हो रहा होगा या मोशन करने की हम कोशिश कर रहे होंगे। तो इंटरलॉकिंग की वजह से जो थोड़ी सी रुकावट, जो थोड़ा सा अपोजिशन, जो थोड़ा सा एक ऐसा फीलिंग है ये फंस रहा है, अटक रहा है, रुक रहा है, ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और इसकी वजह से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फोर्स डिफाइन करते हैं, जो, याद रखें, जो मोशन की डायरेक्शन को अपोजिट होता है पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। याद रखें कैसा होगा, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब मुझे आप क्लियरली बताएं, नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्सेस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जबकि फ्रिक्शनल फोर्सेस कैसे होते हैं? Parallel to Parallel the to the फ्रिक्शनल contact फोर्स को हम surface. एफएस बताते हैं। अब ये उसी वक्त आएंगे जब मोशन हो रहा होगा। अगर कोई बॉडी जस्ट रखी हुई है, जस्ट केप्ट कंडीशन में है, ये मूव नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। अपोजिशन तो तभी फील होगा ना जब आप उसको पकड़ के खींचेंगे। अब अगर कोई चीज ऐसे रखा हुआ है तो उसमें फ्रिक्शन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिंग द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन समझें। सरफेसेस शुड बी इन कांटेक्ट, मोशन शुड बी अटेम्प्टेड, या फिर मोशन इज ऑनगोइंग, चल रहा है मोशन या मोशन अटेम्प्ट हो रहा है। तब इंटरलॉकिंग की वजह से, सरफेस रफनेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, जो मोशन की डायरेक्शन को अपोजिट होगा। जहां कहीं भी मोशन हो रहा है उसके अपोजिट होगा, और हमेशा सरफेस के साथ पैरेलल होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया कि एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस ले लिया, जस्ट इमेजिन करें। अब इस इंक्लाइन सरफेस पर हम एक ब्लॉक को रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, कुछ नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई ग्रिप नहीं, बस छोड़ दिया। तो ये कहां मूव करेगा? नीचे, downwards. डाउनवर्ड्स मूव करेगा। तो आप मुझे बताएं फ्रिक्शन कहां और कैसे आएगा? Parallel to the contact से surface. आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट है ना? Yes. पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इधर Yes. एक्सपेक्टेड था, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में आ गया। इसलिए देखो कभी कभी क्या होता है कि एक स्लांट सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक छोड़ा है, तो वो ब्लॉक फिसल नहीं रहा है, अटक के वहीं बीच में रुक गया है। ऐसा हो सकता है ना? Yes, sir. हाँ, तो बताओ तो जरिए ऐसा क्यों हुआ कि भाई वो इंक्लाइन सरफेस था फिर भी वो ब्लॉक अटक के रुक गया? तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स उसको रुका रहा है। Frictional force. हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स को जाने नहीं दे रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन या मोशन की टेंडेंसी को अपोज करेगा। और कमाल की बात है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। मैं तो कहता हूं ये चालाक फोर्स है, इसके पास मेमोरी है, ऐसा लगता है मुझे तो। ये चालाक फोर्स है। किस हिसाब से चालाक फोर्स? समझो तुमने फ्रिक्शन को बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया, नीचे उतरते हुए ब्लॉक को सडनली ऊपर पुश किया, तो ये इधर का इधर नहीं रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इमीडिएटली क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। अगर ब्लॉक ऊपर पुल किया गया तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आएगा, और अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर जाएगा। समझे? Yes, sir. अब एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलेगा। ध्यान से सुनना ये बात, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं या इस बात की तरफ ध्यान नहीं जाता। मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक मूव भी कर रहा है, एक्सपेक्टेड है कि ये इधर मूव करे, इधर मोशन हो रहा है। अब मुझे बताओ कि टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स आपने बताना है। तो आपने ख्याल करना है यार, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स जब हम बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स में दो कैटेगरीज हैं, एक है नॉर्मल और दूसरा है फ्रिक्शन। अब आप बताओ नॉर्मल कैसे दिखाया जाएगा? तो आंसर है यूं ऊपर, Perpendicular to यूं ऊपर contact ऐसे दिखाया surface. जाएगा नॉर्मल। बिकॉज इस सिचुएशन में तो हम यही कहे ना कि कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाला है, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस है। अच्छा आप बताओ मुझे फ्रिक्शन कैसे दिखाया जाएगा? तो आंसर है फ्रिक्शन ऐसे दिखाया जाएगा। अब इसके ऊपर एक साथ दो दो फोर्सेस आ रहे हैं और वो दोनों फोर्सेस में एक ऐसे वर्टिकली है और एक ऐसे हॉरिजॉन्टली है। तो बताओ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आया? मैं एक बात लिख रहा हूं, जरा सोचें आप।
समझे जरा, वेक्टर एडिशन याद है, दो Yes, वेक्टर sir. ऐड करते हैं, पी Yes. स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 Yes, पी sir. cos थीटा। तो आप Yes, बोलेंगे सर sir. इसमें cos थीटा कहाँ गया? तो बेटा cos थीटा जब हम निकालेंगे तो cos 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90. 90 बन रहा है। अगर मैं इसे नीचे तक जस्ट ऐसे शो ऑफ कर दूं, दिखा दूं, तो इन दोनों में तो एंगल 90 बन रहा है। इफ आई Yes. जस्ट वांट टू कंटिन्यू, अगर मैं ये कंटिन्यू करता हूं वही फॉर्मूले पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n एंड देन fs एंड देन cos 90। cos 90 इज मीनिंगलेस, cos 90 कुछ नहीं है, cos 90 0 है। 0. तो फिर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम बोलेंगे भाई हटा दो इसको। तो टोटल कांटेक्ट फोर्स जब भी हमें एस्टिमेट करना है, कीप इन माइंड हमें फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का इस तरीके से वेक्टर एडिशन करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये है कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। दिस इज द थर्ड कैटेगरी विच द कॉमन फोर्सेस वी आर टॉकिंग इन केस ऑफ मैकेनिक्स। पहली कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी फील्ड वाले फोर्सेस, दूसरी कैटेगरी बता दी कांटेक्ट वाले फोर्सेस। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, वो है फोर्सेस ड्यू टू अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ किसी तरीके से अटैच किया गया है बाय सम मींस। क्लियर हो रहा है? कैसे तो भी हमने उसको अटैच कर दिया। तो अटैचमेंट वाले जो फोर्सेस आते हैं जिसमें हम मल्टीपल बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप सोचें यार हम कनेक्ट करेंगे कैसे, एक दूसरे को अटैच करेंगे कैसे? अब टच तो नहीं करना, टच मतलब वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में गया। बिना अटैच किए बिना टच करे अगर कोई फोर्स बन रहा है तो वो फील्ड की कैटेगरी में चला गया। लेकिन दोनों बॉडीज को हमने अटैच कर दिया, बांध दिया, जोड़ दिया किसी तरीके से, तो कैसे जोड़ेंगे? तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस इन आवर सिलेबस। दो ही ऑप्शन है हमारे पूरे सिलेबस में। नंबर 1, यू कैन यूज स्ट्रिंग्स, थ्रेड्स, धागे, डोरी, और यू कैन यूज स्प्रिंग्स। या तो आप थ्रेड यूज करें या आप स्प्रिंग यूज करें, ठीक है? अब मान लो अगर आप थ्रेड यूज करते हो, स्ट्रिंग्स यूज करते हो, तो सबसे पहला जो फोर्स आपको कैटेगरी के हिसाब से बताना है अटैचमेंट वाले फोर्सेस में, वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। पहला, टेंशन इन स्ट्रिंग मतलब आपने अगर धागे से किसी चीज को बांध दिया है तो धागे में तो टेंशन आने वाला है, वो तो तनेगा, वो तो स्लैंक नहीं करेगा, वो लूज नहीं पड़ा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रिजिड सपोर्ट है और मैंने ये एक थ्रेड लिया और इस थ्रेड पर मैंने एक ब्लॉक जोड़ दिया, तो ये अटैचमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अब जरा सोचें कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो थ्रेड है, ये जो धागा मैंने यहाँ पे बांधा है, क्या ये लूज होगा, स्लैग करेगा? No. नहीं, ये लूज नहीं होगा, ये स्लैग नहीं करेगा, ये तो तन जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या इसमें एलोंगेशन होगा क्या? नहीं, हम नहीं बोलेंगे इसमें एलोंगेशन होगा। एक्सटेंशन, लंबा हो जाएगा क्या, खींचा जाएगा क्या? नहीं, इसकी लेंथ फिक्स रहेगी। क्या इस धागे का मास हमने अलग से लेना है क्या? नहीं, हम इस धागे का भी मास अलग से नहीं लेंगे, हम स्ट्रिंग को यूजुअली मासलेस कंसीडर करेंगे। हाँ, ये बात और है कि अगर हमने मोटा वाला रस्सा इस्तेमाल किया, एकदम मोटा, तो हम उसके लिए कैलकुलेशन अलग तरीके से करेंगे। लेकिन एक जनरल कैटेगरी में जब हम टेंशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम स्ट्रिंग्स के लिए 2 अजम्पशन करते हैं। नंबर 1, द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसेबल, they are not elongated, they are not extended, वो लंबे नहीं होंगे, उनका एक्सटेंशन नहीं होगा। नंबर 2, द स्ट्रिंग्स आर वेटलेस। अब हमको बताना है टेंशन। अब टेंशन कैसे बताओगे? ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, नई बात है। सबसे पहले तुम बच्चों में बोलूंगा कि भाई इसका वेट नीचे आ रहा है, ब्लॉक का वेट नीचे आ रहा है, और ये वेट ही वो रीजन है जिसकी वजह से ये धागा तन रहा है, इसमें टेंशन आ रहा है। तो आप टेंशन थ्रेड के, स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर दिखाओगे। याद रखना बात, ये थ्रेड के दोनों एंड्स पर आप टेंशन दिखाओगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एंड पर टेंशन है और दूसरा एंड एकदम फ्री है और वो खाली है, स्लैक कर रहा है, ऐसा नहीं। स्ट्रिंग के दोनों एंड पर टेंशन एक जैसा आएगा। अब ये टेंशन दिखाओगे कैसे? तो ये टेंशन हम स्ट्रिंग के प्रोस्पेक्टिव में न दिखाते हुए ब्लॉक के प्रोस्पेक्टिव में और रूफ के प्रोस्पेक्टिव में दिखाएंगे। जैसे
ब्लॉक के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंशन ऐसे दिखाओगे, ये हो गया टेंशन टी, और रूफ के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंशन ऐसे दिखाओगे, ये ऐसे। ठीक है, जैसे ब्लॉक को पूछे भाई ये धागा क्यों तन रहा है, तो वो बोलेगा वो सामने से बंधी हुई थी ना स्ट्रिंग, उसकी वजह से ये टेंशन आ गया। रूफ को पूछे कि भाई इसमें टेंशन क्यों आया, तो रूफ बोलेगा नीचे ब्लॉक लटक रहा है ना, वो सामने की वजह से टेंशन आ रहा है। तो याद रखिए आपने टेंशन दिखाना कैसे है, कॉन्टैक्ट्स पर, दोनों एंड्स पर, स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर आपने टेंशन दिखाना है, और दोनों एंड के कांटेक्ट वाली जगह पे आपने टेंशन दिखाना है, और उसको वेक्टोरियली शो करेंगे अपोजिट एंड की तरफ। मतलब इस एंड पर टेंशन का डायरेक्शन होगा अपोजिट एंड की तरफ, और इस एंड पर टेंशन का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। बात समझ आ गई? Yes, sir. एकदम क्लियर ना? Yes, sir. सिंपल डायग्राम्स आपके सामने रखता हूं, आपने टेंशन की डायरेक्शन मुझे बतानी है यहाँ पे कैसे आ सकता है। बिल्कुल आसान से डायग्राम्स है, जैसे यहाँ बताएं तो थ्रेड तो ऐसे था और ये फोर्स से हमने खींचा सामने, आप टेंशन कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे इस वाले एंड पर टेंशन ऐसे आएगा और इस वाले एंड पर टेंशन ऐसे आएगा। अब बस कैलकुलेशन करते वक्त ये एंड के साथ आप कर लो, कोई इशू नहीं है, आप कह दो T इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ इस एंड के साथ आप कैलकुलेशन पूरा करो, और यहाँ पे आप क्लेम करो चाहो तो T इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे आप क्लेम करो T इज इक्वल टू एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? यहां बताते हैं टेंशन कैसे आए, देखें यहां पॉसिबिलिटी बताएं आप मुझे टेंशन की कैसे आएगी। तो देखें इस सिचुएशन में ना मैं सबसे पहले तो बोलूंगा कि ये वाली जगह जो है ना, ये M1G है, ये वाली जगह पे M2G। अब मुझे अगर टेंशन दिखाना है तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, इस वाली जगह पे ये ऐसे दिखाऊंगा, अगर जरूरत पड़ती है यहां दिखाने की तो ऐसे और ऐसे भी दिखाया जा सकता है, अदरवाइज कैलकुलेशन करते वक्त इन दोनों रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप बस इतना कह सकते हो। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. Yes. अच्छा, यहाँ एक और न्यू लर्निंग हमको मिलती है, एक नया पॉइंट हमारे माइंड में हमको यहाँ बिठाना है कि एक सिंगल स्ट्रिंग पर टेंशन हमेशा सेम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्ट्रिंग के एक एंड पर टेंशन अलग है दूसरे एंड पर अलग है। ऐसी सिचुएशंस हम लोग हैंडल नहीं करते जनरल मैकेनिक्स में, फिलहाल तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते वक्त हम ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत आ जाएगा आगे रोटेशन पढ़ेंगे तब, लेकिन वो स्पेशल केसेस होंगे। पुलिस को अलग से अगर हम मास के साथ कंसीडर करते हैं तो थोड़ा बहुत टेंशन में डिफरेंस क्रिएट होता है, लेकिन मैं कह दूं कि वो स्पेशल कंडीशंस होंगी। आमतौर पर लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करते वक्त हम सिंगल थ्रेड में हमेशा टेंशन सेम लेते हैं। इट इज नॉट डिफरेंट एट द टू डिफरेंट एंड्स। यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का टेंशन टी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या इस जगह पे मैं बोल सकता हूं कि T इज इक्वल टू M1G? Yes. Yes. नहीं बोल सकता, नहीं नहीं बोल सकता बेटा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि M1 और M2 दो डिफरेंट मासेस हैं। अगर वो दो डिफरेंट मासेस हैं तो मान लो उसमें से M1 मास अगर ज्यादा है तो ये पूरी सिस्टम यूं घूम जाएगी, ये पुली ऐसे घूम जाएगी, क्योंकि M1 ज्यादा है। तो M1 अगर हाइयर मास है तो वो नीचे की तरफ आएगा, और M2 कंपैरेटिव टू M1 अगर लेसर मास है, छोटा मास है, तो ये ऊपर जाएगा। बात समझे? समझ में आई? ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हुआ ना तो हमें क्या करना है कि भाई जब ये नीचे उतर रहा है तो किसी न किसी एक्सेलरेशन से उतरेगा, तो हम बोलेंगे कि यहां पर इसके नीचे उतरने का फोर्स M1A है। याद रखें, इसके नीचे उतरने का फोर्स M1A है, हम ऐसे मानेंगे। अब ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है, जितनी जोर से नीचे उतरेगा उतनी जोर से उतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। करेक्ट हो रही है बात? Yes. तो इसके ऊपर जाने का फोर्स हम क्या लिखेंगे, बोलो? M2A. M2A. शाबाश, वेरी गुड। अभी हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने बात पकड़ लिया। लॉज ऑफ मोशन में हमें ऐसे बहुत सारा हैंडल करना है। तो एक आ गया M1A, दूसरा आ गया M2A। अब इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे।
अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। हम क्या लिखेंगे, m1a इज इक्वल टू, ठीक है ना, m1a इज इक्वल टू, अब आप मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि t बड़ा है क्या m1g बड़ा है, कॉमन सेंस पे। M1G M1G जी बड़ा, शाबाश, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है। M1G। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, बिल्कुल कॉमन सेंस। कोई फिजिक्स अभी हमने इस पे अप्लाई नहीं करनी, कोई लॉ हमने अभी नहीं लगाया इस पे, बस जनरल लेवल पे एकदम कॉमन सेंस पे मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। आगे आगे चल के लॉस जब हम पढ़ेंगे तो हम बाकायदा लॉस के साथ हम इन चीजों को समझेंगे, लेकिन एक शुरुआत अगर हमें मिल जाती है तो आगे हमको फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी हाउ, m1g इज ग्रेटर, इसका अंदाजा हमें इस बात से हुआ कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए हम लिखेंगे बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, यानी कि हमको लिखना है m1g माइनस टी। तो यहां इस ब्लॉक के लिए ऐसी इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इस लॉजिक पर क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सेकंड ब्लॉक का इक्वेशन में क्या लिखूं? T minus M2A m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। M2G हाँ, ये जो बाहर है ना उसको इक्वल टू करना, उसको पहले लेना, फिर इक्वल टू आगे की कहानी। तो m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g बिकॉज t इज ग्रेटर एज दिस ब्लॉक इज शिफ्टिंग अप। कॉमन सेंस, समझ आई बात? yes sir Yes, sir. चलिए अब थोड़ा यहां देखते हैं, इस ब्लॉक पर हम थोड़ा कंडीशन को समझते हैं, या इस सिचुएशन इस पर देखते हैं। यहां पे हमने टेंशन दिखाना है, बताएं आप कैसे कैसे बताओगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम बोल देंगे m1g, ठीक है ना। इसके लिए यहां नीचे बोलेंगे m2g, जो फिलहाल तो कोई काम का नहीं है, फिलहाल तो कोई काम का नहीं। उसके बाद मैं इसके लिए टेंशन बताऊंगा इधर t, इसके लिए टेंशन में बताऊंगा इधर t। अगर मैं पुलिस पर बताना ही चाहता हूं तो मुझे इसे यूं बताना चाहिए, अगर मैं पुलिस पर बताना चाहता हूं तो, हालांकि फिलहाल वो यूज में नहीं आता है। पुली के लिए कोई कैलकुलेशन करना है तब वो यूज में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं क्या सोचता हूं कि इस चीज को यहां बनाते ही नहीं है, क्यों कंफ्यूज करें, बस उसको मिटा दें। अगर पुली का कैलकुलेशन करना है तो बताना पड़ेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक हो गई बात? सुनो, yes sir. sir यस सर। लॉजिक से हमको बात समझ में आएगी कि ये ब्लॉक तो नीचे उतरेगा, क्योंकि ये तो उसको पीछे नहीं खींच सकता। करेक्ट है ना? yes sir तो इसे तो उतरना है नीचे। चलो सरफेस भी स्मूथ मान लें, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं, रुक भी नहीं रहा है। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, ये जो ब्लू एरो मैंने नीचे बताया, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, बोले? M1A वेरी गुड, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है इसलिए हम m1a लिखेंगे। अच्छा, ये आगे जाएगा तो इसका एरो ऐसा बतेगा, यहां मुझे क्या लिखना चाहिए, M2A m2a। वेरी गुड। मुझे बताएं इस नीचे m1 वाले ब्लॉक का इक्वेशन क्या बनेगा? M1A is equals to M1G minus T बहुत अच्छे, वेरी गुड, परफेक्ट, बात समझ गए आप। हालांकि अभी हमने लॉस पढ़े नहीं है, कॉमन सेंस पे कर रहे हैं काम ये। अच्छा, आप सेकंड ब्लॉक के लिए बताएं क्या लिखें? M2A is equals to T minus T minus M2G M1G। टी माइनस की जरूरत ही नहीं है, टी है डायरेक्शन ऑफ मोशन में और m2g है नीचे। टी को yes m2g अफेक्ट नहीं करेगा, अपोजिट आया तो माइनस करते हैं, फेवर में आया तो प्लस करते हैं, यहां तो कुछ आया ही नहीं। करेक्ट हो रही है बात? इधर तो कुछ Yes. आया, yes sir बस इतना ही लिखना है m2a इज इक्वल टू टी, कोई माइनस का फैक्टर क्रिएट ही नहीं हुआ। हाँ, अगर 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 यहां पे फ्रिक्शन आ गया पीछे की तरफ, तब आप बोलोगे कि m2a इज इक्वल टू टी माइनस FS फ्रिक्शन फोर्स लिखोगे आप। अगर फ्रिक्शन आया तो, अगर नहीं आता है और ये स्मूथ सरफेस है, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। समझे नहीं समझे बात? yes sir ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप जरा इस सिचुएशन में हैंडल करें, इस पर बताएं क्या होगा।
तो यहां ये एक सेगमेंट है स्ट्रिंग का और ये दूसरा सेगमेंट है। अब ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गई बीच में, कंटिन्यूटी में नहीं है, तो टेंशन अलग अलग आएंगे। जैसे इस जगह पे मैं कहूंगा कि भाई टेंशन आ गया T1, करेक्ट है बात? Yes. तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर टेंशन क्या आएगा, बोलो? T2. T1. T1 एक ही सेगमेंट है, एक सेगमेंट में स्ट्रिंग के पूरा टेंशन सेम, दोनों एंड्स पर टेंशन सेम। क्या बताया गया था आपको? तो अगर इधर T1 आ रहा है तो इधर भी T1 आएगा। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पीछे की तरफ, इस तरफ जो टेंशन आएगा, T1. T1 नहीं, स्ट्रिंग खत्म हो गई, यहाँ पे ब्लॉक आया बीच में, दूसरी सेगमेंट चालू हो गई, T2. तो ये हो जाएगा T2। T2. स्ट्रिंग कंटिन्यूटी में नहीं है, स्ट्रिंग कंटिन्यूटी में रहेगी तो सेम टेंशन। अच्छा फिर बताओ इधर कितना आएगा? T2. वेरी गुड। अब मान लो कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, बड़ा अमाउंट है, तगड़ा फोर्स है, और ये पूरा सिस्टम खींचा जा रहा है। अच्छा, टेंशन अलग अलग होने का एक और रीजन भी देखो, सिंपल है कि ये जो सेगमेंट है ना, इसके पीछे दो दो ब्लॉक है खींचने के लिए, तो ये सेगमेंट पे ज्यादा टेंशन आएगा, करेक्ट है कि नहीं? ये पूरे Yes, sir. को अगर ऐसे खींचा मैंने तो ये सेगमेंट क्या कर रहा है, पीछे के दोनों ब्लॉक को खींच रहा है। Hmm. और ये जो पिछला सेगमेंट है ये वाला, इसके पीछे तो एक ही ब्लॉक है, तो ये सेगमेंट खाली इस ब्लॉक को खींच रहा है, तो इस पर टेंशन कम आएगा, है कि नहीं? Yes. चलो इसमें एक Yes, sir. कुछ बात करते हैं कॉमन सेंस पर। मुझे बताओ कि अगर ये फोर्स लार्ज इनफ है टू पुल इट, और सरफेस भी स्मूथ मान लिया, चलो कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन का टेंशन ही नहीं लिया हमने, तो क्या ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा? ये M1A ये भी आगे बढ़ रहा है, M2A और ये भी आगे बढ़ रहा है, M3A। अब आपसे मैं कहता हूं कि भाई आप मुझे M1A की इक्वेशन लिख के बताओ, क्या होगा बोलो? T minus F. T minus F. T कहाँ है? वहां तो T1 है। T1. गलत, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। F minus. हाँ, T1 और F में बड़ा कौन होगा? F. F बड़ा, सिस्टम आगे F. बढ़े। F minus T1. हाँ, आपको लग रहा होगा सर माइनस ही तो करना है, कैसे भी करो, नहीं कैसे भी नहीं चलेगा, बड़ा माइनस छोटा करना है आपने, याद रखो। तो ये आ जाएगा F माइनस T1, क्योंकि ये पूरी सिस्टम आगे जा रही है। आप बोलेंगे सर T माइनस F करे तो क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी तो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, नहीं, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त पूरा आंसर गलत आ जाएगा फिर। तो फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये मैं कॉमन सेंस के जरिए आपको समझा रहा हूं। आगे चल के हम कपल ऑफ मोर लेक्चर्स के बाद जो है बाकायदा लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, तो यही सारी चीजें आएंगी, लेकिन वहां फिर हम न्यूटन लॉ का नाम लेके इन चीजों को अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन चीजें कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाती हैं। अच्छा बताओ M2A को मैं क्या लिखूं? एक्सेलरेशन M2A क्या लिखूं? F minus T2. F minus T1 minus T2. अब F पर नहीं जाना आपने, F पर आपने नहीं जाना, याद रखिए, आपने सिर्फ सोचना है कि M2 के पास क्या क्या है। T1 minus T2. हाँ, T2. ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं याद रखें आप। अब आपने F पर नहीं जाना, F का मामला तो सिर्फ M1 के साथ था। F तो बोलेगा मैंने तो M2 को टच भी नहीं किया, अप्लाई भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया, उधर फोर्स लगा ही नहीं है मैंने। तो F का जो कैलकुलेशन था वो सिर्फ और सिर्फ M1 की कंडीशन ऑफ इक्वेशन में आएगा। जब हम M2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इट्स वेरी क्लियर, हमको लिखना पड़ेगा T1 माइनस T2। T1 minus T2. जरा सोचो। अच्छा, हमने T2 माइनस T1 क्यों नहीं लिखा? T1 is greater than. ग्रेटर, ऑब्वियसली T1 ग्रेटर है, तो सिस्टम उधर जा रही है, ब्लॉक इधर जा रहा है। अच्छा, अब लास्ट में लिखते हैं M3, M3. तो आंसर आएगा T2 की. T2। T2 minus. दैट्स इट, नो माइनस प्लस, दैट्स इट। इसके पीछे कुछ है ही नहीं ना, देयर इज नथिंग टू अपोज, देयर इज नथिंग टू डू अ काइंड ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब इसमें अगर फ्रिक्शन आया ना तो और एक एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, और एक एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, इधर 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 ऐसे एक्स्ट्रा टर्म आ जाएंगे फ्रिक्शन आया तो।
बहरहाल वो बाद में देखते हैं। तो ये हैं स्ट्रिंग वाले फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? स्ट्रिंग। और हम कंडीशन फोर्सेस ड्यू टू अटैचमेंट की। ठीक हो रही है बात? फोर्सेस ड्यू टू अटैचमेंट की कंडीशन हम देख रहे हैं। फोर्सेस ड्यू टू अटैचमेंट में हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, वो है स्प्रिंग फोर्सेस। कौन से? Spring forces. Spring forces. स्प्रिंग टेंशन। स्प्रिंग अलग, स्प्रिंग वाले फोर्सेस अलग हो। आप पहले तो हमको स्प्रिंग फोर्स का एग्जिस्टेंस समझना पड़ेगा कि वो क्या है, कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, और अगर वो आ रहा है तो उसकी डायरेक्शंस कैसी होती हैं, क्या सिचुएशन होती है उसकी, उसके फॉर्मूलीज क्या क्या है, और फिर इससे रिलेटेड कपल ऑफ एग्जांपल्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक होगी बात? यस। Yes, sir. अब आइए देखते हैं स्प्रिंग वाले क्यों डेवलप होते हैं, क्या रीजन है स्प्रिंग फोर्सेस के डेवलप होने का। तो सपोज मैंने एक स्प्रिंग ली और एक रिजिड सपोर्ट के साथ इस स्प्रिंग को ऐसे ही अटैच करके छोड़ दिया, कोई वेट उस पर नहीं लगाया, और स्प्रिंग भी अपने आप में मासलेस है। स्प्रिंग हम लोग मासलेस लेते हैं, स्प्रिंग का मास कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, आमतौर पर जो कैलकुलेशंस हम करेंगे उसमें हम स्प्रिंग का मास कंसीडर नहीं करते। तो ये स्प्रिंग ना तो एलोंगेटेड कंडीशन में है और ना ही कंप्रेस्ड कंडीशन में है, दबी हुई भी नहीं है, एलोंगेटेड भी नहीं है, लंबी भी नहीं हो रही है। तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होती है। किसमें होती है? Natural length. मतलब बिना एलोंगेशन के, बिना कंप्रेशन के स्प्रिंग की जो अपनी ओरिजिनल लेंथ है उसे हम नेचुरल लेंथ बोलते हैं। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो वैसी सूरत में स्प्रिंग पर कभी भी कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होता है। कभी स्प्रिंग में फोर्स नहीं आएगा जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी, जब अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होगी, जब उसमें कोई एलोंगेशन नहीं हो रहा होगा या जब उसमें कोई कंप्रेशन नहीं। बात क्लियर हुई? Yes, sir. अब सपोज हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग को लेते हैं, ध्यान से सुनना, और इस स्प्रिंग पर हम एक वेट अटैच कर देते हैं, एक मास अटैच कर देते हैं। ये मैंने वेट या मास इस पे मैंने अटैच कर दिया। अब ये वेट या मास क्या कर रहा होगा? की लेंथ को बढ़ा, इसकी लेंथ को इंक्रीज कराएगा, एलोंगेट करेगा। तो जैसे ही आप स्प्रिंग को छेड़ोगे, उसकी लेंथ को इंक्रीज कराओगे या उसकी लेंथ को डिक्रीज कराने की कोशिश करोगे, तो उस स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है उसका? Restoring force. restoring force. रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना मतलब नेचुरल लेंथ पर वापस जाने की कोशिश करना। तो स्प्रिंग का फोर्स हमेशा क्या करेगा? स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ वाली कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। चूंकि मैंने यहां पे स्प्रिंग की लेंथ को एलोंगेट किया है, तो स्प्रिंग वाला फोर्स कुछ ऐसे आएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में वापस जाना है, और स्प्रिंग का फोर्स वैसे ही आता है, वो वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे स्ट्रिंग का फोर्स करते हैं दोनों एंड्स पर। तो दूसरे एंड पर ऐसा आएगा। स्प्रिंग दोनों एंड से अपने आप को उस नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगी, दोनों एंड से। समझ आई बात? Yes, sir. स्प्रिंग का फोर्स है एफ। अब इस एफ का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो उसका आंसर बनता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, जिसमें ये जो एक्स टर्म है ना, इसको हम कहते हैं एलोंगेशन। यानी कि तुमने स्प्रिंग को कितना एलोंगेट किया। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग हमारी 10 सेंटीमीटर की थी, तुमने उसको 12 कर दिया, तो एलोंगेशन हुआ 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 मतलब एक्स एलोंगेशन, नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। फिर आप बोलेंगे सर ये के क्या है? तो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। के को एक खास नाम दे दिया हमने, के को हम कॉल करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग के मटेरियल, उसकी बनावट, उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी लेंथ, वो सब चीजों पे डिपेंड करेगा। बहरहाल हम बोलेंगे भाई के स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट है
न्यूटन पर मीटर, याद रखना, ठीक है। द यूनिट ऑफ इट इज न्यूटन पर मीटर। इस रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के बारे में 2-3 अहम बातें। ये हमेशा एलोंगेशन के अपोजिट होगा। मतलब स्प्रिंग को लंबा करोगे तो फोर्स अंदर अंदर की तरफ आएगा, स्प्रिंग को छोटा करने की कोशिश करेगा। अब ये कॉमन सेंस पर समझना है आपने कि स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं इसलिए स्प्रिंग फोर्स अंदर है। ये तुमने कॉमन सेंस पर समझना है। बताइए समझ में? Yes, sir. इसलिए कई बार हम यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन में माइनस भी लगाते हैं। माइनस लगाते हैं हम इंटेंशनली, सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि जो फोर्स आ रहा है वो इस एलोंगेशन को अपोज कर रहा है। ठीक हो गई बात? Yes. अब एक और सिचुएशन यहां पे समझ लो। वर्टिकल कंडीशन में मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में समझाई जा सकती है, चलो लेकिन फिर भी वर्टिकल कंडीशन में समझाता हूं कि इस स्प्रिंग को हमने दबा दिया है ना, ऐसे दबाया हमने इसको, ऐसे पुश किया ऊपर, हाथ से पुश कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने इसको पुश किया, तब भी स्प्रिंग में फोर्स आएगा। नहीं तो ये माइंड में आपके आने लग जाएगा कि स्प्रिंग का फोर्स सिर्फ एलोंगेशन पर आता है। नो 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 नो, स्प्रिंग का फोर्स सिर्फ एलोंगेशन पर नहीं आता है। स्प्रिंग का फोर्स उस वक्त भी आता है जब हम स्प्रिंग की लेंथ को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स हर उस हालत में आएगा जब हम स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से डिस्टर्ब करेंगे, चाहे फिर एलोंगेट करें चाहे कंप्रेस करें। अब लॉजिकली आप मुझे बताओ कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, सोचो। आउटसाइड, डाउनवर्ड, आउटसाइड, इस वाले एंड पर नीचे की तरफ आएगा और इस वाले एंड पर ऊपर की तरफ आएगा। Yes. मतलब स्प्रिंग फोर्स का इंटेंशन बड़ा साफ होता है कि वो स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ में वापस लाने की कोशिश करेगा। अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे यूं दबाता हूं तो स्प्रिंग वाला फोर्स बाहर ढकेलेगा, अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे एलोंगेट करता हूं तो स्प्रिंग वाला फोर्स अंदर ढकेलेगा। दोनों एंड्स पर सेम, याद रखना, दोनों एंड्स पर सेम। और यहां पर भी आप इसका जो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला है वैसे ही लिख सकते हो, F इज इक्वल टू माइनस में KX। सिर्फ फर्क इतना होगा कि X इज कंप्रेशन, एलोंगेशन की बजाय आप वर्ड क्या इस्तेमाल करोगे, कंप्रेशन। जैसे मान लें 10 सेंटीमीटर की नेचुरल लेंथ वाली स्प्रिंग थी, आपने दबा के उसको 8 सेंटीमीटर कर दिया, तो X का वैल्यू क्या आया, 2। शाबाश, 10 को हमने 8 किया इसलिए X का वैल्यू 2 आया। मतलब नेचुरल लेंथ से आपने उसको कितना दबाया, नेचुरल लेंथ से आपने उसको कितना एलोंगेट किया। तो द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन यू कंसीडर एंड द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन यू कंसीडर, एंड देन अकॉर्डिंगली द स्प्रिंग फोर्स विल बी एस्टिमेटेड। अगेन आप यहां पे देखोगे हम इसको दबा रहे हैं अंदर की तरफ, फोर्स आ रहा है बाहर की तरफ, इसलिए माइनस। सिंपल लॉजिक। यस यस, तो ये है Yes, sir. स्प्रिंग वाले फोर्सेस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं और कल की क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन से हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। बट आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लें, अभी 1 आवर अपना पूरा हो रहा है इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। बाकी अदरवाइज हम कल की क्लास में यहीं से इसी क्वेश्चन से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गई? ये आपका होमवर्क है, आप इसे अटेम्प्ट करें। तो आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। जो भी बताया गया ध्यान से समझें, केयरफुली उनको याद रखने की कोशिश करें, जहन में रखें, क्योंकि ये सारी चीजें एट द एंड जो है ना एक स्किल बन के हमको अप्लाई करनी है। यहाँ पे सिर्फ मेमोराइजेशन का गेम नहीं है, यहाँ पे आपको चीजों को समझना है और उसको स्किलफुली किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो चालाक बच्चों का काम होगा, जो बच्चे होशियार हैं उनका काम होगा, है ना, माइंडेड स्टूडेंट्स जिसे हम कहेंगे। वैसे हम चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त के साथ होपफुली आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगी। रुक जाए फिर।